हेलो स्टूडेंट, पिछली टारगेट की क्लास में हमने एम्पियर्स लॉ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ बातें की थी। आज की क्लास में हम पिछली क्लास की दी हुई प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे। तो एम्पियर्स लॉ के अंदर मैंने आपको एक जो बात पूछी थी कि आप सॉलिड वायर जो था उस सॉलिड वायर से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड था उस वायर के अंदर जहाँ करंट आ रही थी आई, और उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड आपने वायर के बाहर पता किया था, सरफेस पे पता किया था, अंदर पता किया था, ग्राफ भी आपने बना लिया था। मैंने आपको सॉलिड वायर की बजाय जो दिया था सॉल्व करने के लिए वो एक होलो वायर था। आपको याद होगा होलो वायर यहाँ बीच में से खोखला होता है, होलो होता है, और इस होलो वायर से रिलेटेड जो बातें हमने की थी उसमें मैं आपको एक चीज़ गाउस लॉ के हिसाब से याद दिलवा दूं कि जहां मास होगा, जैसे गाउस लॉ में आपको याद हो कि हम कहते हैं कि वेयर इज द चार्ज देयर इज द चार्ज वेयर इज द मास। जहां मास होता है वहीं पर चार्ज होता है, जहां पर मास नहीं होता है वहां पर चार्ज नहीं होता है। इस केस में भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर भी जो हिस्सा होलो बचा हुआ है उस होलो हिस्से में करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा। ये एक मोटा तार इस तरीके से है और बीच का हिस्सा एकदम होलो है, और वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है आई, वो केवल होलो हिस्से को छोड़कर जो सॉलिड हिस्सा है उस सॉलिड हिस्से के अंदर हो रही है। इसका ग्राफ एक बार पूछा जा चुका है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको जो ग्राफ बनाना है वो इस तरीके का बनाना है। जैसे मैं बना रहा हूँ उसको देखने के बाद अगर आपको कुछ याद आए तो मुझे यहाँ पर आप सोचना कि आपको क्या याद आ रहा है। 0 से लेके कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r तक तो ये ऐसा चलेगा, और उसके बाद ये इस तरीके से। क्या आपको इसके अंदर जो होलो स्फीयर था वो याद आ रहा है? जो हमने गाउस थ्योरम के अंदर होलो स्फीयर का डेरिवेशन किया था वैसे ही। कहने का मतलब इस होलो हिस्से में जब कोई करंट ही नहीं है तो जो एम्पियर का लॉ है B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये करंट ही जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो। ये कब तक जीरो रहेगा? जब तक ये सरफेस तक नहीं आ जाता है, और सरफेस पर आने के बाद सरफेस से लेके, ये पूरी सरफेस है, सरफेस से लेके फिर ये बाहर की तरफ 1/r के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। तो ये वाला जो होलो का केस है वो हम लोग इस तरीके से ग्राफ की फॉर्म में देख सकते हैं। मैंने आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चंस दिए थे कि हमारे पास एक L लेंथ का वायर था, उस L लेंथ के वायर को हमने एक इस प्रकार की चीज में चेंज कर दिया है, ऐसे चेंज कर दिया है R X R, और उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो हमने I रख दी है, ये इसका सेंटर O। तो आपको बताना है कि इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। वैसे तो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इससे रिलेटेड निकाला था M इज इक्वल टू I इंटू A। हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अंदर बोला था कि हर एक वो कॉइल जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है वो एक पोल की तरह एक्ट करती है, और जब पोल की तरह एक्ट करती है तो उससे संबंधित जो राशि होती है या उससे संबंधित जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और कॉइल के रिलेटेड वो करंट इनटू एरिया से रिलेटेड होती है। यहाँ पर भी ये एक पूरी सर्कुलर कॉइल तो नहीं है लेकिन एक आर्क की फॉर्म में जरूर है, तो हम यहाँ एंगल ले लेते हैं इस केस में थीटा। और मैंने कहा था कि आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो आंसर है वो दीजिए, तो यहाँ पर जो आपके आंसर आया होगा वो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, I थीटा और R की फॉर्म में इसमें आपको आंसर देना है। तो ये L लेंथ जो है वो L लेंथ हमने इस तरीके से यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? जो L लेंथ है वो हो जाएगी R प्लस एक्स प्लस R, तो R प्लस एक्स प्लस R इसमें चेंज हो गई, तो L क्या हो गया? 2R प्लस एक्स। अच्छा, x की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ? ये आर्क है, और बहुत ही सिंपल, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो x इज इक्वल टू थीटा r भी इसमें हम पुट कर सकते हैं,
तो L इज इक्वल टू 2r प्लस थीटा, r को कॉमन ले लो, 2 प्लस थीटा आ जाएगा, तो हमारे पास जो रेडियस है वो रेडियस हो जाएगी L अपॉन 2 प्लस थीटा। इसका यूज हम कर सकते हैं। अब मैं आपको m निकाल के बता देता हूं इसका m होगा I इंटू a। अब सोचेंगे I तो चलो करंट है, इसका एरिया क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आर्क बहुत छोटा लेते हुए, आपको स्मॉलर आर्क लेना है, आर्क बहुत छोटा लेते हुए, एंगल बहुत छोटा लेते हुए, आप यहाँ पर इसको एक ट्राइंगल की फॉर्म में मान सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट। इसको हाइट ले लो, इसको बेस ले, तो यहाँ पर ये हाइट x की फॉर्म में आ जाएगी और ये बेस r की फॉर्म में आ जाएगा। इसमें r को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, x को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, दोनों चीजें मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, x की जगह पे r थीटा लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो r है उसमें ये इस तरीके से हो जाएगा r स्क्वायर थीटा बाई 2, एरिया r स्क्वायर की जगह इस पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, तो L स्क्वायर अपॉन 2 प्लस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा बाय 2। ये तो आपका हो गया एरिया, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इस सवाल का जवाब आ जाएगा I L स्क्वायर 2 प्लस थीटा का होल स्क्वायर इनटू थीटा। जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड ये इस प्रकार का केस हो सकता है। उसके बाद में मैंने आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया था गायरोमैग्नेटिक रेशियो का। गायरोमैग्नेटिक रेशियो में मैंने आपसे कहा था कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमेशा m अपॉन l का रेशियो होता है। एक ऐसी सर्कुलर कॉइल जिसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा हो, एक ऐसा चार्ज जो कि सर्कुलर पाथ पर फ्लो हो रहा हो, और उस चार्ज की वजह से जो करंट बनेगी, उस चार्ज के पाथ की वजह से जो एरिया बनेगा, उसका जो m आएगा वो m अपॉन l q बाई 2m आएगा। ये हमने पिछली क्लास के अंदर डिराइव किया था। हमने इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोला था, जिसको कहते हैं घूर्णी चुंबकत्व अनुपात। तो ये जो घूर्णी चुंबकत्व अनुपात है, एक रिंग के लिए किस तरीके से हो सकता है, एक डिस्क के लिए किस तरीके से हो सकता है, तो आपको वैसे तो इसमें डेरिवेशन करने जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट अगर कोई रिंग आपको दे रखी है, ये मान लो सपोज करो एक रिंग है, इस रिंग के अंदर एक करंट का फ्लो हो रहा है, या ये जो रिंग है वो चार्ज से जुड़ी हुई है, इसमें करंट हम हटा देते हैं और इस रिंग के अंदर हम एक चार्ज दे देते हैं Q, और इस रिंग को अपनी एक्सिस पर रोटेट करने पर रिंग की सरफेस पर लगा हुआ जो पूरा का पूरा चार्ज है, रिंग के पेरिफेरी पे लगा हुआ जो पूरा का पूरा चार्ज है, वो पूरा का पूरा चार्ज भी रोटेट करेगा। रोटेट करता हुआ चार्ज हमें बताया कि करंट बनाएगा, और करंट अगर एरिया से रिलेटेड होती है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाएगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये m अपॉन l वाला यूज कर लो आप। m मेरे पास m हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, l जो है वो एंगुलर मोमेंटम है I ओमेगा, अपॉन में q बाय 2 स्मॉल m जो है वो मास यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं m निकाल लेता हूँ, रिंग से रिलेटेड जो m है उसमें I की जगह पर तो ले लेते हैं, I की जगह पर ले लेते हैं m r स्क्वायर। I का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, m I का जो I होगा यहाँ पर रिंग का वो m r स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में ये ओमेगा हो जाएगा, और ये चीज हो जाएगी q बाय 2m। तो कैपिटल M बच्चों कितना हो गया, m से m सॉल्व कर दो, q ओमेगा r स्क्वायर, m से m सॉल्व करने पर q ओमेगा r स्क्वायर आपके पास m। इसी तरह आप डिस्क का इन सब का निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, एक ये भी प्रॉब्लम थी, एक मैं आपको आज सॉल्व करा रहा हूँ, अभी मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप पॉज करके उसका आंसर निकालिएगा, उसके बाद मैं आपको इसी क्लास में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास एक ऐसी कॉइल है जिसको स्पाइरल फॉर्म में बढ़ती हुई रेडियस के साथ में सेट किया है, ये इस तरीके से है। ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार पहले भी क्लास में करा चुका हूँ। ये ऐसी एक स्पाइरल रिंग है, इस स्पाइरल रिंग की जो सबसे छोटी रेडियस है बच्चों वो है हमारी R1, और जो सबसे बड़ी रेडियस है वो मैं ले लेता हूं R2, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है I।
और आपको बताना है इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा। देन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू दिस कॉइल। तो आप इसको पॉज करके पहले सॉल्व करो, फिर मैं आपको इस क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो मैं इसमें फेरों की जो संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वो n मान लेता हूँ। और जैसे हमने पहले बायो सावर्ट के टाइम में एक ऐसा क्वेश्चन किया था, मैं उसी तरीके से इस सवाल को भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, r डिस्टेंस पर एक रिंग मान लेता हूँ ऐसे। ये मैंने r डिस्टेंस पर एक रिंग मान लिया। इस रिंग का एरिया निकालना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन R2 minus R1 is equal to n। जो ये R2 minus R1 डिस्टेंस है, यानी कि इतनी डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इस जगह से लेके इस जगह तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में नंबर ऑफ टर्न है मेरे पास कैपिटल M। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट डिस्टेंस n अपॉन R2 minus R। तो जो एकांक दूरी होगी, उस एकांक दूरी में मेरे पास जो फेरों की संख्या होगी बच्चों, वो n अपॉन R2 माइनस R1 हो जाएगी। ये मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है, इसको मैं स्मॉल n नाम दे देता हूँ। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास स्मॉल n आ गए। अब मेरे पास इसके अंदर जो फेरों की संख्या है, उस फेरों की संख्या के हिसाब से मैं स्मॉल n यूज किया करूंगा इसको हमेशा। फिर मैं इसमें करंट जानता हूँ कि I है। एरिया मुझे इसका निकालना है। एरिया इस कॉइल का जो रेडियस मैंने स्मॉल r ली है, उस कॉइल का जो एरिया होगा वो पाई r स्क्वायर से रिलेटेड होगा। तो मैं सीधा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे आता हूँ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा NIA। तो NIA का जो केस है, उसमें n की जगह पे मैं रखूंगा n अपॉन R2 माइनस R1, I की जगह I और एरिया की जगह पाई r स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो 2 पाई r डॉट dr। वो 2 पाई r डॉट dr जो होगा वो भी इसी चीज से रिलेटेड होगा। तो m जो है आपका, वो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा। तो आप इस चीज को सॉल्व करके इसका m निकालोगे और मुझे रिप्लाई करोगे कि इसका जो m है वो कैसे आया। आप हेल्प के लिए जो मैंने आपको बायो सावर्ट के दौरान इसका सॉल्यूशन करके बताया था, वो सॉल्यूशन करके भी इसकी हेल्प यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, आगे देखो। अब हम आज का जो विषय है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक और न्यूमेरिकल दे देता हूं मैं आपको, वो भी आप सॉल्व करना। फाइंड आउट कैपिटल M ऑफ कॉइल। मेरे पास एक कॉइल है जिसकी शेप इस तरीके की है, ये वाला इक्विलेटर ट्राइंगल शेप की एक कॉइल है मेरे पास। समबाहु त्रिभुज आकार की एक कुंडली है जिसमें करंट जा रही है I, और आपको बताना है इस कॉइल का M कितना है। वही हाफ बेस इनटू हाइट करके एरिया निकाल लेना। एरिया निकाल के I से मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, नेक्स्ट। आज की क्लास में हम आगे बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक टॉर्क के ऊपर। आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक करंट कैरिंग वायर को रख देता हूं। मैंने करंट कैरिंग वायर रख दिया। इस करंट कैरिंग वायर को रख देने पर इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो BIL होगा। वैसे इसमें थीटा अगर फॉर्म हो तो BIL साइन थीटा हमने निकाला था। वेक्टर फॉर्म में बताना हो तो IL क्रॉस B भी मैं आपको बता चुका हूं। आज हम मैग्नेटिक टॉर्क की कैटेगरी में किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर को नहीं रखकर एक करंट कैरिंग कॉइल को रखेंगे। तो मैं हेल्प के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए, इसमें करंट कैरिंग कॉइल जो है उसको रेक्टेंगुलर शेप की ले लेता हूं। एक आयताकार कुंडली ले लेते हैं और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट कर देते हैं। और उसमें करंट फ्लो करवानी जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक टॉर्क तभी लगेगा जब एक करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। तो आप मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। व्हेन, जब एक करंट कैरिंग कॉइल
एक धारावाही कुंडली सिचुएटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होती है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, मेरे पास एक कॉइल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ L क्रॉस B की, और उस कॉइल के अंदर एक करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये डायग्राम आप नोट करिए, और इस कॉइल के ऊपर हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से अफेक्ट करता है इस कॉइल को। इस कॉइल के अंदर, कॉइल को मैं नाम दे देता हूं A B C D, या B मैग्नेटिक फील्ड है तो आप इसमें नाम दे दो P Q R S। तो मेरे पास इसमें 4 इसकी साइड होगी, P Q Q R R S और S P। तो मैं ये देख रहा हूं कि P Q साइड और R S साइड, इनमें जो करंट फ्लो हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो रही है। और पिछले आर्टिकल में हमने कहा था कि जब करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। तो हम इसमें लिख देंगे फोर्स ऑन साइड PQ एंड RS इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड B वेक्टर आर पैरेलल। करंट की डायरेक्शन और B वेक्टर दोनों पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, जिसकी वजह से इनमें कोई फोर्स नहीं लगे। फिर हम बात करें साइड QR की, तो साइड QR के ऊपर आप देखो लेंथ है इसकी L, लेंथ L होने की वजह से अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स ऑन QR, तो I L क्रॉस B वाले फॉर्मूला पे जाओगे अगर आप, तो उस फॉर्मूला में डायरेक्शन इसकी J कैप में है और इसकी I कैप में है। तो रफली अगर मैं इसको सॉल्व करूं J क्रॉस I, तो यहाँ माइनस K बैठता है। माइनस K का मतलब हो गया यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इस साइड के ऊपर अंदर की तरफ लगेगा, बोर्ड प्लेन के अंदर की तरफ, बोर्ड का जो तल है उसके अंदर की तरफ। और दूसरी तरफ करंट उल्टी डायरेक्शन में है तो इस पर जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। तो ये सारा मामला कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों कि ये कॉइल पड़ी है ऐसे, इस साइड के ऊपर अंदर की तरफ और इस साइड के ऊपर बाहर की तरफ। तो ये कॉइल, ये हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा और ये हिस्सा बाहर की तरफ आएगा, और ये कॉइल इस तरीके से मूव करना शुरू करेगी। कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक इस जगह पे एक एक्सिस बन जाएगी, और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इस कॉइल में रोटेशन होगा। सवाल पूछते हैं कि रोटेशन क्यों होगा, ये कॉइल अंदर जा रही है, ये कॉइल बाहर आ रही है। यहां लगने वाले जो फोर्स हैं, QR के ऊपर भी जो फोर्स लगेगा वो BIL लगेगा, और SP साइड पर भी जो फोर्स लगेगा वो BIL लगेगा। दोनों फोर्स की वैल्यू सेम लगेगी क्योंकि B सेम है, L सेम है, I सेम, लेकिन दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी और साथ के साथ एंटी पैरेलल भी होगी। तो ऐसे दो फोर्स जिनकी एक्शन लाइन या लाइन ऑफ एक्शन एक ही जगह से गुजरती है, एंटी पैरेलल होती है, और ये वाली अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ एंटी पैरेलल है, ये दोनों फोर्स मिलकर एक क्या बनाएंगे, फोर्स कपल, यानी बल युग्म। और फोर्स कपल की वजह से यहां पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो टॉर्क होगा FR sin थीटा, और FR sin थीटा में मैं F की जगह पे लिखूंगा BIL। BIL हो गया, और R की जगह पे वो दूरी, ये वाली जो दूरी है जहां ये एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के बीच की जो सीधी दूरी है, वो सीधी दूरी हम लिखेंगे, वो सीधी दूरी यहां पर क्या हो जाएगी, B/2 sin थीटा, ये वाली हो जाएगी।
सेम इस तरीके से यहाँ फोर्स कपल की वजह से लिखोगे तो दोनों फोर्स के बीच की सीधी दूरी लिख सकते हो। दोनों फोर्स के बीच की सीधी दूरी कितनी हो जाएगी? बी हो जाएगी। बी यहाँ पर इसकी ब्रेड्थ भी है और दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की सीधी दूरी। मैं यहाँ पर थोड़ा इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ। फोर्स कपल के कारण जो टॉर्क होता है उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्शन लाइन ऑफ बोथ फोर्सेस। दोनों बलों के मध्य क्रिया रेखाओं के बीच की सीधी दूरी। तो यहाँ ये हो जाएगा फोर्स BIL, इस पर भी BIL, इस पर भी BIL, और बीच की जो सीधी दूरी है वो हो जाती है B। L इंटू B क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये वाला होगा एरिया A, और I इंटू A हम इसी आर्टिकल में देख चुके हैं M होता है, तो ये M हो जाएगा, टॉर्क यहाँ पर हो जाएगा M। एक्चुअली जो है वो यहाँ B sin थीटा होगा फॉर एनी एंगल, तो यहाँ जो केस बनेगा वो MB sin थीटा। तो यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है वो तो मैक्सिमम कंडीशन में तो MB हो गया, किसी एंगल पर अगर आप देखोगे तो MB sin थीटा हो जाएगा। ऐसी चीजें हम रोटेशनल मोशन में भी किए थे, ऐसी चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैट में भी की थी, ऐसी चीजें हम यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी कर रहे हैं, और ऐसी चीजें हम अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म में भी करेंगे। ये यहाँ पर टॉर्क होगी। तो इस टॉर्क से रिलेटेड आप ये वाली चीज नोट करके फिर पॉज करके इसको नोट करो और फिर नीचे एक लाइन लिख लो कि दिस टॉर्क इज ट्राइंग टू एडजस्ट द कॉइल्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पता है ये क्यों लग रहा है? ये इस कॉइल को इसलिए यहां पर ऐसे करना चाहता है इस तरीके से, ताकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी ऐसा हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा हो जाए। आप इसमें लिख सकते हो बल आघूर्ण इसलिए लगता है क्योंकि वह चाहता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों एक ही दिशा में आ जाए। टॉर्क इज ट्राइंग टू सिमिलराइज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये लाइन नोट इसके बाद में करनी है आपको, पहले ये वाली चीज नोट कर लो, फिर उसके बाद में ये लाइन नोट कर लेना जो मैंने अभी बोली। नेक्स्ट हम इसमें जब टॉर्क लग रहा है तो वर्क डन भी हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसको अगर घुमा रहा है तो फिर इसमें वर्क डन भी कर रहा होगा। वर्क डन की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। वर्क डन आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी को भी देख लेंगे। तो हम यहाँ पर वर्क डन की बात करते हुए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगर हमारा टॉर्क लग रहा है MB sin थीटा, MB sin थीटा, तो वर्क डन होगा टॉर्क डॉट डी थीटा। कहां से कहां तक ले लेता हूं मैं? थीटा 1 से थीटा 2 तक। मान लो ये कॉइल इस तरीके से, ये कॉइल रोटेट होके ऐसे आ गई, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, उनके बीच में एंगल है थीटा। फिर रोटेशन करती करती ऐसे आ गई तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में है ये सारा मामला। तो मैं यहाँ टॉर्क की वैल्यू लिखता हूँ MB sin थीटा। ये चीज आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में पहले भी कर चुके हैं। वहां इसकी जगह P था, इसकी जगह E था, sin थीटा की जगह sin थीटा। M और P दोनों कांस्टेंट है। sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होगा, थीटा 1 से लेके थीटा 2। और माइनस एक बार हम बाहर निकाल देते हैं, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, लिमिट लगा दी, माइनस को फिर अंदर भेज देते हैं। क्या आपको याद आ रहा है वहां पर जो चीज थी वो PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 थी। ये वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 तक है। कुछ बच्चे फाइनल माइनस इनिशियल के चक्कर में इसको फाइनल मान लेते हैं, इसको इनिशियल मान लेते हैं। ये नहीं है ऐसा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इस माइनस की वजह से हो रहा है। ये थीटा 1 से थीटा 2 तक के बीच में वर्क डन। ये वही बात है, वर्क डन आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी अब आप लिंक कर लो सीधा। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आई थी माइनस PE cos थीटा, यहाँ पर आएगी माइनस MB cos थीटा। अलग से करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल वैसे की वैसी चीज रहेगी जो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर थी, वही चीज यहाँ पर रहेगी। हाँ, एक हम ये कह सकते हैं कि अगर इस कॉइल को मैं थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दूं
तो वैसे वहाँ हमने डाइपोल को एक थोड़ा सा रोटेशन करके छोड़ा था, तो डाइपोल क्या कर रहा था, डाइपोल कर रहा था SHM। यहाँ पर भी क्या होगा, अगर इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दूँ तो ये भी SHM करेगा। जैसे ये कॉइल अगर ऐसी हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। अब मैं इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे छोड़ दूं तो ये फिर से ऐसे आएगी, रुक नहीं पाएगी, आगे चली जाएगी। तो ये कॉइल इस तरीके से यहाँ पर क्या करती रहेगी, रोटेशन करती रहेगी। तो मैं इस कॉइल का जो SHM है उस SHM को भी आपको साथ साथ समझा देता हूँ। तो आप इसमें ये वर्क डन वाली पॉइंट नोट करने के बाद में इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, ऑसिलेशन या फिर SHM, दोलन या SHM। दोलन या SHM के केस में हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क जो होता है वो एक्चुअली -mb sin थीटा होता है। mb sin थीटा तो हमने वैल्यू पुट करी है, माइनस इसलिए क्योंकि जिस तरफ आप उसको रोटेट करते हो, थीटा जिस तरफ आप करते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगता है। वो पहले से ही सेट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, आपने उसका थीटा थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया तो वापस पहले उसी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि टॉर्क की जगह मैं आई अल्फा लिख लेता हूँ, -mb छोटे एंगल के लिए sin थीटा इज इक्वल टू थीटा कर लेता हूँ। आई अल्फा को मैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर लिख लेता हूँ, -mb थीटा कर देता हूँ। -mb थीटा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +mb थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ यहाँ और यहाँ i का डिवाइड कर देता हूँ, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस mb अपॉन i थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये एंगुलर SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये एंगुलर SHM की टॉर्क वाले, यहाँ मैग्नेटिक टॉर्क वाले केस की इक्वेशन। ये इक्वेशन नोट करने के बाद में आप लिखोगे, इसका मतलब छोटे एंगल के लिए फॉर स्मॉल एंगल द कॉइल इज ट्राइंग टू ऑसिलेट और SHM। छोटे एंगल के लिए कॉइल जो है वो SHM एग्जीक्यूट करती है, SHM को संपन्न करने की कोशिश करती है, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करने पर, एंगुलर SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर ओमेगा स्क्वायर जो है वो mb अपॉन i आ जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो अब आने जा रहा है, √mb अपॉन i। ओमेगा इज इक्वल टू, टाइम भी निकाल सकते हो, 2 पाई √i अपॉन mb। ये का ये फॉर्मूला हमारे चुंबक वाले जो परमानेंट मैग्नेट हम देखेंगे अभी कुछ ही दिन बाद, कुछ ही 2-3 लेक्चर के बाद हम देखेंगे, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला जो है वो भी हमारे काम है। ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में कुछ बातें की है। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लेके आ जाना, तब तक ये नोट कर लो। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, देखो क्या क्वेश्चन है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और यहाँ एक इलिप्ट शेप की एक कॉइल है। उस इलिप्ट शेप की जो कॉइल है, उस कॉइल के लिए जो इक्वेशन है वो है x² अपॉन 25 y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये कॉइल की इक्वेशन दे रखी है, और इस पूरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्रकार से दे रखा है। ये कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वही, और इस कॉइल के अंदर फ्लो हो रही है साथ ही साथ एक करंट। आपको मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दे रखी है इसमें 5 टेस्ला, कॉइल की इक्वेशन भी दे रखी है, और करंट की वैल्यू इसमें दे रखी है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। आपको ये बताना है कि इस कॉइल से रिलेटेड स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो आप इस कॉइल से रिलेटेड स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करें, और फिर हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो में मैं आपको इस कॉइल का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है, जो सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर,
उसके अंदर बताऊंगा। उसके लिए आपको ये वाला आर्टिकल सारा पता होना चाहिए, क्योंकि एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है ये। तो ये प्रिंसिपल जो है वो आज के लेक्चर में हुआ है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इस चैप्टर के सबसे लास्ट आर्टिकल में, और इस चैप्टर के सबसे लास्ट डेरिवेशन के अंदर, इस चैप्टर की सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बातों के अंदर जो होगी एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास ये सारे नोटिफिकेशन आ जाएं, और अच्छे से इसको रीड करके जो डाउट्स आते हैं वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।